गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के खंड 1 इतिहास के बारे में, जो कि आपका पहला लेसन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। समझ लीजिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हम आपको डेफिनेशन के माध्यम से बता रहे हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने बहुसंख्यक वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्यों के उदय का नेतृत्व किया एवं फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने बहुसंख्यक वंश साम्राज्यों की जगह देश राज्यों के उदय का नेतृत्व किया। फ्रांसीसी क्रांति, जिसका मुख्य उदाहरण है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने आधुनिक राष्ट्र राज्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आगे की अगर हम बात करें, इसमें शब्द आए हैं देश एवं राज्य या राष्ट्र एवं राज्य, बात एक ही है। अगली हेडिंग में हम आपको बताएंगे देश राज्य या फिर राष्ट्र राज्य की परिभाषा। आगे देखेंगे राष्ट्र राज्य की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनॉन के अनुसार राष्ट्र राज्य की परिभाषा बहुत ही सिंपल परिभाषा है। राष्ट्र प्रयासों, बलिदानों और भक्ति के एक लंबे अतीत की परिणति है। राष्ट्र बड़े पैमाने पर एकता है, जिसका अस्तित्व एक दैनिक नक्शा बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए जिससे कि याद हो जाए आपको, वीडियो को देखते ही देखते। राष्ट्र प्रयासों, बलिदानों और भक्ति के एक लंबे अतीत की परिणति है। राष्ट्र बड़े पैमाने पर एकता है, इसका अस्तित्व एक दैनिक नक्शा बनाना है। आगे हम डिफाइन करेंगे राष्ट्रवाद। आगे आएगा, ये तो थी राष्ट्र एवं राज्य की परिभाषा। आगे हम आपको बताएंगे राष्ट्रवाद की परिभाषा। देखिए आगे हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है या ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत देश के लोग एक साथ मिलकर राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाएं साझा मिलकर देश में हो रहे समस्त कार्यों में एक साथ मिलकर उस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर सरल शब्दों में हम और तरीके से डेफिनेशन को बताएं तो हमने यहाँ पर लिख रखी है, एक ऐसी विचारधारा या भावना जिसके द्वारा जनता में राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक एकीकरण के साथ साझी संस्कृति, मिलजुल कर जो संस्कृति बनाई जाती है, के भागीदार होते हैं। इसमें किसी जाति, किसी विशेष, किसी धर्म के लोगों का वर्चस्व नहीं होता है, बल्कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी समुदाय से हों, किसी भी वर्ग से हों, आपको यदि राष्ट्रवाद की भावना को प्रोत्साहित करना है, आगे बढ़ाना है अपनी संस्कृति को, तो एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। अलग अलग विचारधाराओं के साथ आप राष्ट्रवाद की भावना की कल्पना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसे हम राष्ट्रवाद नहीं कह सकते हैं। यदि आपको यदि आगे की बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो कैसे हुआ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्या कारण रहे, वो हम आगे बता रहे हैं आपको। जर्मनी और इटली एवं स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य राजशाही डचियों और कैंटनों में विभाजित थे। इनके शासकों ने अपने स्वायत्त मतलब अपने निजी प्रदेशों का निर्माण किया था, किंतु उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक आम संस्कृति साझा नहीं की थी। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाही डचियों और कैंटनों में विभाजित थे, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त, जिसका मतलब होता है निजी लाभ के लिए, प्रदेशों का निर्माण किया था। अपने लाभ के लिए लिख सकते हैं, अपने लाभ के लिए प्रदेशों का निर्माण किया था, किंतु उन्होंने एक सामूहिक पहचान या एक आम संस्कृति साझा नहीं की थी। मतलब सभी लोगों के लिए ये कार्य नहीं किए थे। कुछ महत्वपूर्ण कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आगे हम बताएंगे इसी के आगे देखेंगे हम इसमें
जैसे कि कई बार बोर्ड में पूछा जाता है या बहुविकल्पीय या अतिलगुत्रीय में आ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद जिस समय हुआ था उस समय किन वर्गों में विभाजित था, तो राजशाही, डचियों और कैंटनों में विभाजित थे वहाँ के लोग। आगे देखेंगे, आगे आप देख रहे होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या थे। नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, राष्ट्रवाद की विचारधारा का उदय हुआ, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि और क्रांतिकारियों का उदय। यूरोप के ये मुख्य बिंदु थे, यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे। आगे हम आपको बताएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के जो पतन के कारण थे वो पहला, और जिससे कि नए मध्यम वर्गों का उदय हुआ और कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ देखेंगे हम। पहला कारण क्या था, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जमीनी मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। एक बार फिर से देख लीजिए, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जमीनी मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। बहुविकल्पीय में पूछ सकता है या अतिलगुत्रीय में पूछ सकता है कि कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग यूरोप में राष्ट्रवाद के समय कौन सा था, तो बताएंगे कुलीन वर्ग। आगे की अगर हम बात करें, यूरोप में पश्चिमी तथा मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों और व्यापार में बढ़ोतरी से शहरों का विकास हुआ। अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जैसे व्यापारी, उद्योगपति, सेवा क्षेत्र के लोग अस्तित्व में आए, जिसके बाद शिक्षित वर्ग और सामूहिक वर्ग को मतलब उदारवादी लोग का सामंजस्य हुआ और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ समझने से पहले हम उदारवादी का अर्थ समझ लें क्या होता है। वह विचारधारा जिसके द्वारा मनुष्य को विवेकपूर्ण प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, उदारवादी क्या होता है, वह विचारधारा जिसके द्वारा मनुष्य को विवेकपूर्ण प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं के मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। तो ये तो थी उदारवाद की परिभाषा। आगे हम बताएंगे उदारवादी विचारधारा की या फिर उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ आगे हेडिंग में देखेंगे। अगर हम बात करें आगे उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ, तो देखिएगा, व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार होना ही उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ होता है। अगर हम देखें यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद, तो अगर हम बात करें फ्रांस में जिस समय उदारवाद या फिर राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित नहीं थी, उससे पहले फ्रांस के लोगों को, जो मध्यम वर्ग के लोग थे या फिर संपत्ति विहीन लोग थे, उनको वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार नहीं था, या वोट देने का बिल्कुल ही अधिकार नहीं था। लेकिन राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही साथ और नए मध्यम वर्ग के उदय के साथ ही साथ उदारवादी राष्ट्र भावना का जागृत हुआ। शिक्षित वर्गों और उदारवादी लोग एक साथ होकर आए और फ्रांस में वोट देने का अधिकार लोगों को प्राप्त हुआ। आगे की अगर बात करें रूढ़िवाद की, तो एक ऐसी विचारधारा जो प्राचीन संचालित परंपराओं एवं रीति रिवाजों का समर्थन करे एवं तीव्र परिवर्तन एवं विकास की जगह क्रमिक विकास को प्राथमिकता दे। एक बार फिर से देखेंगे, एक ऐसी विचारधारा जो प्राचीन संचालित परंपराओं एवं रीति रिवाजों का समर्थन करे एवं तीव्र परिवर्तन एवं विकास की जगह क्रमिक विकास को प्राथमिकता दे। अगर हम बात करें यूरोप के फ्रांस की जो रूढ़िवादी परंपरा थी, उसमें राजशाही, चर्च, ऊंच नीच की सामाजिक ऊंच नीच की भावनाएं, संपत्ति विहीन लोगों को उसी तरीके से तैयार किया जाना, ये सारी रूढ़िवाद के अंतर्गत आए। और जिसमें कि फिर से एक बार हम डिफाइन करेंगे, शिक्षित और रूढ़िवादी उदारवादी व्यक्ति मिलकर
यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को संचालित करने में या उसको आगे बढ़ाने का कार्य अनेक देशों ने मिलकर किया। आगे हम बता रहे हैं आपको। हेडिंग आपकी थी, तीसरा पॉइंट था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण रूढ़िवाद की भावना एवं वियना की संधि। अब हम बात करेंगे वियना की संधि। वियना की संधि 1815 में ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 2 बिंदु पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, है ना बेटा। तो देखेंगे क्या क्या हैं 2 मुख्य बिंदु, जैसे कि आगे हम बता रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट था फ्रांस ने नेपोलियन द्वारा खोए प्रदेशों को वापस करा लिया। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, देखेंगे। फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों को खो दिया। दूसरा पॉइंट था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया। देख लीजिए एक बार फिर से। फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों को खो दिया। दूसरा पॉइंट, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो राजवंश को बहाल किया गया। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, चौथी हेडिंग आपकी थी, अगली हेडिंग आपकी थी क्रांतियों का उदय। क्रांतियों का उदय के बारे में कल हम आपको बताएंगे। और आज का वीडियो इतना ही। यदि हमारे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।